जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपको बता दें कि आज का क्लास जो है इसमें क्या है, हम पिछले बार जो प्रतियोगी परीक्षा हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछा था उसी को हूबहू उठा के लेके आ गए हैं। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपको जो है इससे पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। साथ ही इस क्वेश्चन के आधार पर आप आगे की भी रणनीति तैयार कर सकते हैं। ठीक है? कुछ इस आधार पर ही आपका क्वेश्चन आगे जो एग्ज़ाम होने वाला है भविष्य में वो उसमें आने वाला है। और आपको बता दें कि जो सवाल है उसको हम जवाब बताएँगे ही, लेकिन उसके साथ जहाँ पर ज़रूरत होगा वहाँ पर हम जम के एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आपको बता दें कि नोटबुक लेके बैठिएगा तो फ़ायदा क्या होगा कि जो एक्सप्लेन करेंगे उसको आप लोग नोटबुक में नोट करिएगा। और ये बात प्रमाणित है कि अगर आप देख के पढ़ते हैं, तो कुछ देर आपके दिमाग में याद रहता है, ये ठीक है। लेकिन जिस चीज़ को आप लोग लिख के पढ़ते हैं या लिख-लिख के पढ़ते हैं, वो आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक याद रहता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वैज्ञानिक कारण है, ये वैज्ञानिक द्वारा प्रमाणित है। चलिए, तो हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका झारखंड के साहिबगंज जिले में कितने ब्लॉक हैं? पहला है 8, दूसरा है 9, तीसरा है 10, चौथा है 11। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 9। साहेबगंज जिले में आपके 9 ब्लॉक हैं। अब साहेबगंज की बात की जाए तो साहेबगंज जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में। और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जहां से आपका गंगा नदी होके बहता है, ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि साहेबगंज में तो क्या है 9 ब्लॉक हैं ही, लेकिन अनुमंडल कितने हैं? तो अनुमंडल 2 हैं, ठीक है? कौन-कौन अनुमंडल है? तो एक हो जाएगा आपका साहेबगंज अनुमंडल, ठीक है? एक हो जाएगा आपका साहेबगंज अनुमंडल और दूसरा हो जाएगा आपका राजमहल अनुमंडल। इस तरह से हम लोग देखते हैं तो अनुमंडल 2 है। और आपका बता दें कि कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो आपको बता दें साहेबगंज जिला के अंतर्गत 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। कौन-कौन? तो उसका भी नाम बताते हैं। एक हो जाएगा आपका बरहेट, ठीक है? एक हो जाएगा बरहेट जो कि हमारे माननीय श्री हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र भी है। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका बोरिया, ठीक है? दूसरा हो जाएगा बोरिया और तीसरा हो जाएगा आपका राजमहल। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 3 विधानसभा क्षेत्र भी है, ठीक है? कितना? 3 विधानसभा क्षेत्र। और इस साहेबगंज जिला के अंतर्गत कितने गाँव आते हैं? तो 1349 गाँव। कितना? 1349 गाँव हैं। लेकिन ये आंकड़ा जो है आपका 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग है, ठीक है? और कस्बे कितने हैं? तो कस्बे आपका है 8 कस्बे हैं, ये भी 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग है। तो चलिए पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि साहेबगंज जिले में आपके 9 ब्लॉक हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया था? पहला है जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा है रघुनाथ मुर्मू, तीसरा है रघुनाथ महतो, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रघुनाथ मुर्मू। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ओल चिकी लिपि का प्रयोग जो है आपका संथाली भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये संथाली भाषा जो है आपका संथाल जनजाति के द्वारा बोला जाता है। और संथाल जनजाति झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है, इतना आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि संथाली भाषा को जो है 2003 में कब? 2003 में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और आपको बता दें कि भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची में पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है, जिसमें आपका एक क्या है? संथाली भाषा है, जो कि झारखंड की ट्राइबल लैंग्वेज है, ये भी आपको याद रखना है। अब रघुनाथ मुर्मू ने ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया है, तो कब किया है? तो 1941 में। इतना आपको याद रखना है। और आपको बता दें रघुनाथ मुर्मू के बारे में, तो रघुनाथ मुर्मू कहाँ के रहने वाले थे? तो रघुनाथ मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज के रहने वाले थे। और उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ है आपका कितना? 5 मई, ठीक है? 5 मई आपका 1905 ईस्वी को रघुनाथ मुर्मू का जन्म उड़ीसा में हुआ है। ठीक है? इतना आपको याद करते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको बार-बार बोलते हैं कि एक संक्षिप्त जो रहेगा, संक्षिप्त शब्द रहेगा, उसका पूर्ण रूप या फुल फॉर्म लिखने के लिए 100% आएगा ही। इसीलिए हम प्रत्येक दिन इस प्रकार का क्वेश्चन हम शामिल करते हैं। तो आज पूछा है नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? पहला है राष्ट्रीय कृषि और क्षेत्रीय विकास, दूसरा है
कृषि और क्षेत्रीय विकास के लिए नेशनल बैंक, तीसरा है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बोर्ड और चौथा है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, डी, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक हो जाता है इसका पूर्ण रूप, किसका, नबार्ड का। ठीक है, इसका इंग्लिश में बताते हैं पूरा पूरा नाम तो हो जाएगा आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने के लिए कौन सा निकाय है? पहला है ग्राम पंचायत सड़क विकास प्राधिकरण, दूसरा है झारखंड राज्य सड़क और पुल विकास प्राधिकरण, तीसरा है झारखंड राज्य ग्रामीण विकास प्राधिकरण, चौथा है झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के द्वारा झारखंड राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू किया जाता है। इतना आपको याद रखना है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड किस वस्तु में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, इसी को क्या कहा जाता है? डीबीटी। क्या कहा जाता है शॉर्ट में? डीबीटी, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, किस चीज में? पहला हो गया एलपीजी, दूसरा हो जाएगा मिट्टी के तेल, तीसरा हो जाएगा किसानों को डीजल, चौथा है किसानों को यूरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी के तेल। झारखंड मिट्टी के तेल की अनुवृत्ति में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण अर्थात डीबीटी को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। मिट्टी के तेल को ही क्या कहा जाता है? किरोसिन का तेल भी कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? पहला है प्रभात कुमार, दूसरा है द्रौपदी मुर्मू, तीसरा है संतोष कुमार गंगवार, चौथा है सीपी राधा कृष्णन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संतोष कुमार गंगवार। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल का नाम संतोष कुमार गंगवार है। अगर आपसे पूछता है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है, तो हो जाता है आपका प्रभात कुमार। अगर आपसे पूछता है कि झारखंड के प्रथम महिला और आदिवासी राज्यपाल कौन है, तो हो जाता है आपका द्रौपदी मुर्मू। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है? झारखंड के वर्तमान राज्यपाल, तो हो जाएगा संतोष कुमार गंगवार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि खूंटी जिला के बारे में गलत कथन को पहचाने। पहला है खूंटी झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा कम जनसंख्या वाला जिला है, दूसरा है बिरसा मुंडा खूंटी जिले से संबंधित है, तीसरा है खूंटी जिला की जनसंख्या 5.31 लाख है, चौथा कान्हा राष्ट्रीय रिजर्व खूंटी जिले में है। तो इसमें गलत कथन कौन सा है? तो इसमें गलत कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कान्हा राष्ट्रीय रिजर्व जो है आपका कहाँ है? तो खूंटी जिला में यह नहीं है, बल्कि यह आपका एमपी, एमपी बोले तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और बाकी सब सही है। सही क्या है कि खूंटी झारखंड राज्य का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला क्या हो जाएगा आपका? लोहरदगा। उसके बाद दूसरे नंबर में खूंटी हो जाएगा। और बिरसा मुंडा का खूंटी जिले से ही संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी, वर्तमान खूंटी जिला के उलिहातू गांव में हुआ है। खूंटी जिले की जनसंख्या 5.31 लाख है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार खूंटी जिले की जनसंख्या 5.31 लाख है, इसमें कोई शक नहीं है। अब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं खूंटी जिला के बारे में। तो खूंटी जिला जो बना है आपका कब? 12 सितंबर 2007 को ये झारखंड का 23वां जिला के रूप में अस्तित्व में आया था। और खूंटी जो है आपका रांची जिला से अलग करके बनाया गया है। और खूंटी प्लस लोहरदगा झारखंड के दो ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। वैसे आप सभी को पता है कि झारखंड में टोटल 24 जिला हैं, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन खूंटी और लोहरदगा किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? पहला है 10, दूसरा है 11, तीसरा है 12, चौथा है 9। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 11। ठीक है, तो झारखंड में 11 वन्य जीव अभयारण्य हैं। अगर बात किया जाए तो झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क क्या है? बेतला नेशनल पार्क। क्या है? बेतला नेशनल पार्क। ये झारखंड का जो है क्या है? एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जो कि कहाँ पर है?
जो कि लातेहार जिला में है। कहाँ पर है? लातेहार जिला में। और लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 में। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड में खेल के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पहला है जयपाल सिंह, दूसरा है अब्दुल हमीद, तीसरा है अल्बर्ट एक्का, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट एक्का। तो झारखंड में अल्बर्ट एक्का पुरस्कार जो है खेलों में आजीवन उपलब्धि हेतु प्रदान किया जाता है। और अल्बर्ट एक्का कौन है? तो अल्बर्ट एक्का आप सभी जानते हैं कि ये गुमला जिला के निवासी हैं। ठीक है, गुमला जिला के जारी गांव के रहने वाले हैं। और इनको क्यों जानते हैं? तो आपको बता दें कि 1971 में जो आपका भारत पाक यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा था, उसमें ये क्या है, शहीद हो गए थे। क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। और इनके वीरता के कारण जो है इन्हें मरणोपरांत आपका सेना के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। और ये झारखंड के प्रथम व्यक्ति है जिन्हें क्या है, इतना बड़ा पुरस्कार मिला है। कौन सा? परमवीर चक्र पुरस्कार से। ठीक है। और अल्बर्ट एक्का की स्टेचू आप लोग रांची का मेन रोड में लगा हुआ देख सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा आपका अल्बर्ट एक्का पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सम्मान पेंशन पेंशन योजना किन से संबंधित लोगों के लिए है? पहला है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा है जेपी आंदोलन, चौथा है बिरसा आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जेपी आंदोलन। तो झारखंड सरकार द्वारा जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की गई है। और आपको बता दें कि बिहार के बाद झारखंड क्या है, दूसरा राज्य है। क्योंकि जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण जो थे आपका बिहार थे, इसीलिए पेंशन देने वाला राज्य आपका सबसे पहले कौन है? बिहार। और दूसरे नंबर का कौन है? झारखंड है। तो आपको बता दें कि झारखंड सरकार के फैसले के तहत जेपी आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में मारे गए लोगों के पति या पत्नी जो जीवित हों, उन्हें 5,000 रुपये पेंशन मिलेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भीमराव अंबेडकर आवास योजना किसके लिए है? पहला है दिव्यांग, दूसरा है विधवा, तीसरा है शहीद लोगों के लिए, चौथा है लार्ड कार्ड धारक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विधवा। तो भीमराव अंबेडकर आवास योजना की बात किया जाए तो इस योजना के तहत जो है विधवा महिलाओं के आवास निर्माण हेतु समतल मैदान वाले क्षेत्रों में 70,000 रुपया। कितना? तो समतल मैदान वाले क्षेत्रों में 70,000 रुपया और पहाड़ी क्षेत्रों में 75,000 रुपये अनुदान या सहायता राशि दी जाती है। अब बात करेंगे भीमराव अंबेडकर आवास योजना की, तो ये झारखंड सरकार के द्वारा चलाए जाने वाला योजना है और इसकी शुरुआत जो है आपका 2016 में हुआ है। कब? तो 2016 में। और इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को क्या है, आवास बनाने के लिए पैसा दिया जाता है, जिसमें मैदानी या समतल भाग वाला को 70,000 और पहाड़ी भाग वाला को 75,000। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि 77-75,000 रुपया कितना बड़ा राशि है, बहुत छोटा राशि है। इससे तो एक बाथरूम ढंग का नहीं बनेगा तो आवास कहाँ बनेगा। लेकिन सरकार का है योजना, बिना सोचे समझे देना है। इतना कम और दे रहे हैं तो ठीक ठाक से दीजिए ताकि अच्छा घर बन पाए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सीएनटी एक्ट के कितने अध्याय में काश्तकार समाज पर चर्चा की गई है? पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 2, चौथा है 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2। ठीक है, तो आपको बता दें कि सीएनटी एक्ट के 2 अध्याय में काश्तकार समाज पर चर्चा की गई है। ये तो हो गया सीएनटी। तो सीएनटी क्या है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो सीएनटी एक्ट क्या है, जमीन से संबंधित या भूमि से संबंधित एक कानून है। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीएनटी इसको। और ये फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर टेनेंसी। ये जमीन से संबंधित कानून है। इसके तहत क्या है, बहुत सारे नियम कानून हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा जमीन है जिसे खरीद बिक्री किया जा सकता है या नहीं, या कौन सा आदिवासी जमीन को लिया जा सकता है या नहीं। ये सारा विवरण क्या है आपका सीएनटी एक्ट में लिखा हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जो 24 जिला है उनमें से 18 जिला में आपका क्या है, सीएनटी एक्ट लागू है। अब बात करेंगे सीएनटी एक्ट की, तो सीएनटी एक्ट लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ है आपका 11 नवंबर। ठीक है, 11 नवंबर 1908 ईस्वी को सीएनटी एक्ट को लागू किया गया है। ठीक है, और यह वर्तमान में 18 जिला में लागू है। और इस एक्ट में आपका कितना अध्याय है? तो अध्याय आपका 19 है। कितना है?
अध्याय की बात किया जाए तो अध्याय इसमें 19 है और आपको बता दें कि धाराएँ कितनी है, तो धाराएँ आपका 271 है। कितना है? तो धाराएँ आपका 271 है। ठीक है? और अनुसूची कितनी है? तो अनुसूची 25 है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है? और एसपीटी एक्ट भी है। एसपीटी एक्ट 6 जिला में और सीएनटी एक्ट आपका 18 जिला में। इस तरह से टोटल 24 जिला में ज़मीन से संबंधित कानून लागू हैं। तो हो जाएगा सीएनटी एक्ट अध्याय 2। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इनमें से कौन सा ब्लॉक गुमला जिला के अंतर्गत नहीं आता है? पहला है रायडीह, दूसरा है चैनपुर, तीसरा है डुमरी, चौथा है बसिया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डुमरी। ठीक है? रायडीह हो गया, चैनपुर हो गया और बसिया जो है आपका गुमला जिला के या गुमला जिला के प्रखंड के अंतर्गत आता है। जबकि डुमरी की बात की जाए तो डुमरी जो है आपका गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। कहाँ? तो गिरिडीह जिला के अंतर्गत आपका डुमरी ब्लॉक है, जहाँ से आपका क्या है, जयराम महतो क्या है? जयराम महतो विधायक हैं, कहाँ के? तो डुमरी के हैं। गिरिडीह वाला जो डुमरी है वहीं के विधायक आपके जयराम महतो है। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। चलिए अब गुमला की बात हुआ है तो गुमला के बारे में थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं। तो गुमला जो है जिला बना है कब? ये बना है 1983 ईस्वी को, ठीक है? और आपको बता दें गुमला में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आपके मंदिर हैं। एक तो हो जाएगा कौन? एक हो जाएगा आपका टांगीनाथ। कौन हो जाएगा? टांगीनाथ। और दूसरा कौन हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका आंजन धाम, ठीक है? आंजन धाम। और आपका तीसरा कौन हो जाएगा? तो महामाया या हप्पा मुनि का मंदिर हो जाएगा। तो आपको बता दें कि 13 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डुमरी जो है आपका गुमला जिला के अंतर्गत नहीं आता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 नहीं 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड विधानसभा में कौन-सा सत्र नहीं होता है? पहला है ग्रीष्मकालीन, दूसरा है मानसून, तीसरा है शीतकालीन, चौथा है बजट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शीतकालीन। तो झारखंड विधानसभा में बात किया जाए तो आपका शीतकालीन बजट नहीं होता है। जबकि कौन-कौन बजट होता है? ग्रीष्मकालीन बजट होता है, मानसून बजट होता है और आपका बजट होता है। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। ठीक है? अब यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र की बात आया है या विधानसभा की बात आया है, तो वर्तमान में जो है झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? तो आपके रविंद्रनाथ महतो हैं। कौन है? रविंद्रनाथ महतो क्या है? आपके झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष अर्थात स्पीकर हैं। और ये जो है आपका नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और वर्तमान में जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमएलए या विधायक हैं। अब बात करेंगे कि नाला विधानसभा क्षेत्र किस जिला के अंतर्गत आता है? तो नाला विधानसभा क्षेत्र जो है आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है और जामताड़ा जिला जो है आपका बना है कब? तो ये बना है आपका 26 अप्रैल, ठीक है? 26 अप्रैल 2001 को जामताड़ा जिला का निर्माण हुआ है और जामताड़ा जिला को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है साँपों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साँपों का शहर कहा जाता है और वर्तमान में पूरे विश्व में यह साइबर क्राइम के लिए कुख्यात है। क्या है? साइबर क्राइम के लिए कुख्यात है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शीतकालीन बजट झारखंड में या शीतकालीन सत्र नहीं होता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है? और झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो सीटें हो जाएगी आपकी 81 सीट है। ठीक है? और 81 सीटों का भी बँटवारा कुछ इस तरह से है, एसटी के लिए कितना है? तो एसटी के लिए 28 है, एसी के लिए कितना है? तो एसी के लिए 9 है और जनरल यानी कि सामान्य वर्ग के लिए आपका कितना है? 44 है। ये भी आपको याद करते हुए ही चलना है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत झारखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? पहला है अनुच्छेद 2018, दूसरा है अनुच्छेद 2017, तीसरा है अनुच्छेद 2015 और चौथा है अनुच्छेद 226। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 217। ठीक है? तो अनुच्छेद 217 के तहत जो है आपका किसी भी राज्य के क्या है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है? किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर जो बाकी अनुच्छेद दिया है उसके बारे में थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं। साथ ही आपको ये बता देते हैं कि आपका कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होगा उसमें एक ना एक आपका अनुच्छेद से भी क्वेश्चन 100% रहेगा। इसीलिए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को आपको याद भी करना होगा। अब अनुच्छेद 218 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 218 में क्या लिखल है? इसमें लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय में लागू होना।
ठीक है, ये लिखा हुआ है। और अनुच्छेद 215 में क्या लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 215 में आपका लिखा है कि उच्च न्यायालयों, अभिलेख न्यायालय का होना, उच्च न्यायालय और अभिलेख न्यायालय का होना। और अनुच्छेद 226 में क्या लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 226 में लिखा हुआ है कि कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति देता है। कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति देता है। कौन? अनुच्छेद 226। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड राज्य के महाधिवक्ता की योग्यता किसके बराबर है? पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा है मुख्य सचिव, तीसरा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तीसरा है राज्यपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, तो जो व्यक्ति महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है उसे उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की योग्यता होती है या होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 10 साल के लिए एक न्यायिक कार्यालय में कार्यरत होना चाहिए या 10 साल के लिए एक उच्च न्यायालय के एक वकील के रूप में कार्यरत होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बता दें कि महाधिवक्ता की योग्यता कितनी होती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 नहीं 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 2015 में शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? पहला है डॉक्टर आपका नंदन राय, दूसरा है वीरेंद्र नारायण तिवारी, तीसरा है निशा चौधरी, चौथा है डॉक्टर लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको बताए थे कि कुछ क्वेश्चन जो है हम आपका पिछले बार क्वेश्चन को हूबहू उठा के लेके आ गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निशा चौधरी। ठीक है, तो आपको बता दें कि राज्य में जो है विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को झारखंड सेवा रत्न अवार्ड से नवाजा जाता है। और बात कर रहे हैं हम लोग 2015 में, तो 2015 में शिक्षा के क्षेत्र में निशा चौधरी को क्या है आपका झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? यहाँ पर झारखंड के 4 व्यक्तियों का नाम दिया गया है, जिनमें से 3 व्यक्ति को जो है क्या है झारखंड में क्या है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। और एक व्यक्ति ऐसा नाम दिया गया है जिसको पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है, तो उसी को पहचानना है। तो पहला हो जाएगा आपका क्या? रामदयाल मुंडा, दूसरा हो जाएगा अशोक भगत, तीसरा है मनीष कुमार, चौथा है परशुराम मिश्रा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मनीष कुमार को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। आपको बात करें रामदयाल मुंडा की, तो रामदयाल मुंडा को जो है कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए 2010 में, कब? 2010 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगर बात किया जाए अशोक भगत की, तो अशोक भगत को सामाजिक कार्य करने के लिए 2015 में, कब? 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब बात करेंगे हम लोग परशुराम मिश्रा को, तो परशुराम मिश्रा को जो है विज्ञान और आपका इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए क्या है 2000 ईस्वी में आपको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि बैगा जनजाति किस जिले में नहीं पाए जाते हैं? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है सिंहभूम, चौथा है लातेहार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन का कोडिंग हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, लातेहार। ठीक है, तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो है लातेहार में जो है आपका बैगा जनजाति नहीं पाया जाता है, और मुख्य रूप से आपके कहाँ रांची, हजारीबाग और सिंहभूम में बैगा जनजाति पाए जाते हैं। और बैगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बैगा शब्द का शाब्दिक अर्थ पुरोहित होता है। पूजा कराने वाला व्यक्ति होता है पुरोहित। और बैगा जनजाति का सबसे पवित्र पशु कौन सा है? तो हो जाएगा आपका बाघ। बैगा जनजाति का सबसे पवित्र पशु आपका बाघ है, और लातेहार जिला में इनकी संख्या नहीं पाई जाती है। नहीं पाई जाती है का मतलब है नहीं के बराबर पाई जाती है। कुछ ना कुछ तो जरूर ही होंगे। ठीक है, अब बात करेंगे लातेहार की, तो लातेहार जिला बना है कब? तो ये बना है आपका 4 अप्रैल। 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को लातेहार जिला बना है। और लातेहार जिला जो है बहुत से कारणों के कारण
प्रसिद्ध जिला है, क्योंकि यहीं पर आपका क्या है, लोध जलप्रपात है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यहीं पर आपका क्या है, नेतरहाट है, जिसे पहाड़ों की रानी या पहाड़ों की मल्लिका कहा जाता है। ठीक है, यहीं पर आपका क्या है, मंगोलिया पॉइंट है, और नेतरहाट में ही आपका क्या है, सबसे अधिक वर्षा ही भी होता है झारखंड में, और सबसे अधिक ठंड भी लगता है आपका नेतरहाट में। ठीक है, तो हो जाएगा आपका नेतरहाट। साथ ही आपको बता दें कि लातेहार जिला में ही आपका क्या है, घाघरी जलप्रपात है। लातेहार जिला में ही आपका क्या है, बूढ़ा पहाड़ है। ये सब आपको याद रखना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लातेहार जिला। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि क्रोमाइट अभ्रक झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? पहला है धनबाद, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है पश्चिमी सिंहभूम, चौथा है पलामू। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग। ठीक है, तो आपको बता दें कि झारखंड में जो है 3 जिले हैं जहाँ पर मुख्य रूप से क्या है, अभ्रक पाया जाता है। एक तो है हजारीबाग, और दूसरा हो जाएगा आपका गिरिडीह, और तीसरा हो जाएगा आपका कोडरमा। ठीक है, ये 3 ऐसे जिले हैं जहाँ पर आपका क्या है, अभ्रक पाया जाता है। जिसमें आपको बता दें कि कोडरमा में जो है बहुतायत मात्रा में अभ्रक पाए जाने के कारण कोडरमा को क्या कहा जाता है, भारत की अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। और वहाँ पर जो है आपका क्या है, उच्च क्वालिटी का अभ्रक पाया जाता है। क्या है? उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे रूबी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और इस क्षेत्र में जो है, जिस क्षेत्र में अभ्रक पाया जाता है, उस क्षेत्र में आपका क्या है, अभ्रक मूलक मिट्टी पाया जाता है। कैसा? अभ्रक मूलक मिट्टी पाया जाता है। और अभ्रक मूलक मिट्टी का पहचान क्या है कि यह हल्का गुलाबी होता है और हल्का चमकीला भी होता है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग। ठीक है, अब हजारीबाग की बात करेंगे तो हजारीबाग जिला बना है 1833 ईस्वी में, और हजारीबाग को हजार बागों का शहर भी कहते हैं। और हजारीबाग में जो है आपका क्या है, पदमा नाम का किला है, जहाँ पर वर्तमान समय में क्या है, सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि हजारीबाग में क्या है, झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है। कौन सा है? तो सूर्य जलकुंड है। और सूर्य जलकुंड की तापमान कितना है? तो सूर्य जलकुंड की तापमान 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि इस जलकुंड में अगर आप स्नान करते हैं तो आपका त्वचा संबंधी रोग जो है समाप्त हो जाता है। साथ ही बता दें कि हजारीबाग में क्या है, बिरहोर जनजाति की सबसे अधिक निवास स्थल है। ठीक है, बिरहोर जनजाति की। इतना सब आपको हजारीबाग के बारे में लगभग याद करना ही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि दुमका जिले में कितने ब्लॉक हैं? पहला है 10, दूसरा है 11, तीसरा है 8, चौथा है 9। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 10। तो दुमका जिले की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है, 10 ब्लॉक हैं। और निर्माण की बात की जाए तो यहाँ पर आपका हाँ, निर्माण के समय से ही यहाँ क्या है, 10 ब्लॉक हैं। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर प्रमंडल, अनुमंडल कितना है वो भी बताते हैं। और यहाँ पर विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितना है? तो यहाँ पर आपका 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन-कौन है? तो एक हो जाएगा दुमका, दूसरा हो जाएगा शिकारीपाड़ा, तीसरा हो जाएगा जरमुंडी, और चौथा हो जाएगा आपका जामा। ठीक है? और अनुमंडल कितना है? तो अनुमंडल आपका 1 है, और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दुमका सदर। चलिए, अब दुमका के बारे में और कुछ बताते हैं? हाँ, थोड़ा-सा बताते हैं और। दुमका में ही आपका क्या है, हिजला मेला लगता है, ठीक है? हिजला मेला। और हिजला मेला जो है आपका मोर नदी के किनारे लगता है, और मोर नदी का ही दूसरा नाम क्या है? मयूराक्षी नदी है, ठीक है? और मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपको बता दें, त्रिकूट की पहाड़ी है। कहाँ है? त्रिकूट की पहाड़ी। और त्रिकूट की पहाड़ी कहाँ है? तो देवघर में है। और देवघर जिला कब बना है? तो 1983 में बना है, ठीक है? इतना आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि दुमका जिला में ही आपका क्या है, मलूटी नाम का जगह है, और मलूटी को क्या कहा जाता है? मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब आपको लिंक करके याद करना है, ताकि पढ़ना भी आसान हो और याद भी होना आसान हो, और याद भी ऐसा हो कि कभी भूला भूला ना जा सके। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला का मुख्यालय कहाँ है? पहला रांची, दूसरा चाईबासा, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है सरायकेला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चाईबासा। तो पश्चिमी सिंहभूम जो है, ये जिला कब बना है? ये जिला बना है 1990 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय है आपका चाईबासा। ठीक है, कहाँ है? चाईबासा। क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि चतरा जिला का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? पहला है 4,306 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 3,706 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 5,706 वर्ग किलोमीटर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 5,706 वर्ग किलोमीटर। क्या है? ये आपका चतरा का क्षेत्रफल है। ठीक है, कितना है? 5,000 तो नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा-सा सुधार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3,706 वर्ग किलोमीटर क्या है? चतरा का भौगोलिक क्षेत्रफल है। ठीक है, अब चतरा के बारे में बात करेंगे तो चतरा क्या है? चतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। ठीक है, साथ ही आपको बता दें कि चतरा में आपका क्या है? चतरा झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। अगर पूछा जाए कि झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र क्या है? तो हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम। लेकिन छोटा में कौन सा है? तो छोटा में आपका चतरा है। अब चतरा में ही आपका एक जगह है, कौन सा? इटखोरी नाम का जगह है, और इटखोरी में ही आपका क्या है? माँ भद्रकाली का मंदिर है। क्या है? माँ भद्रकाली का मंदिर है। और इसी इटखोरी में आपका क्या है? 10वें जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था, या वहीं के रहने वाले थे कौन? तो शीतलनाथ। ये सब आपको लिंक करके ही पढ़ना है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि पलामू जिले का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? पहला है पलामू, दूसरा है लातेहार, तीसरा है गढ़वा, चौथा है डाल्टनगंज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डाल्टनगंज। ठीक है, तो आपको बता दें कि पलामू जिला आपका क्या है? पलामू जिला का, हाँ, पलामू जिले का प्रशासनिक मुख्यालय डाल्टनगंज है। और ये डाल्टनगंज पुराना नाम है। डाल्टनगंज का ही नया नाम क्या हो गया आपका? मेदिनी नगर हो गया। ठीक है, मेदिनी नगर हो गया है। पहले डाल्टनगंज नाम था, अभी नया नाम मेदिनी नगर हो गया है। और मेदिनी नगर नाम आपको बता दें मेदिनी राय के नाम पर रखा गया है। और मेदिनी राय कौन था? तो मेदिनी राय जो है चेरो वंशीय एक प्रतापी राजा था। उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम मेदिनी नगर रखा गया है, और इसका पुराना नाम डाल्टनगंज था। ठीक है, और बता दें कि पलामू प्रमंडल का मुख्यालय आपका मेदिनी नगर ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि किस जिले के नाम का शाब्दिक अर्थ लोक खनन का केंद्र है? पहला है रांची, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है धनबाद, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोहरदगा। ठीक है, लोहरदगा का अर्थ क्या होता है? लोक खनन का केंद्र होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब लोहरदगा के बारे में बात करेंगे तो लोहरदगा जिला बना है 1983 ईस्वी में। और लोहरदगा में दो प्रमुख जलप्रपात है, एक तो हो जाएगा आपका निंदी, और दूसरा हो जाएगा आपका घड़घड़िया। इतना आपको याद है। साथ ही आपको बता दें कि लोहरदगा में एक आपका क्या है? बगड़ू पहाड़ है। क्या है? बगड़ू पहाड़। और बगड़ू पहाड़ जो है आपका क्या है? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। और बॉक्साइट क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क है। और एल्युमिनियम से क्या बनता है? आपके किचन के जो बर्तन उर्तन है क्या है? एल्युमिनियम से ही बना है। और एल्युमिनियम का कारखाना की बात किया जाए तो झारखंड में कहाँ है? तो एल्युमिनियम का कारखाना झारखंड में रांची जिला में है। रांची जिला में कहाँ? तो रांची जिला के मुरी में आपका एल्युमिनियम का कारखाना खोला गया है। और कब खोला गया है? तो 1938 ईस्वी में। अरे इधर से 3 लगेगा। 1938 ईस्वी में खोला गया है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोहरदगा का शाब्दिक अर्थ लोह खनन का केंद्र होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि पार्श्वनाथ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? पहला है देवघर, दूसरा है साहेबगंज, तीसरा है गिरिडीह, चौथा है रांची। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गिरिडीह। चूंकि आज जो है टोटल 26 क्वेश्चन था, तो ये आखिरी क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आराम से इसको करते हैं, 1-2 मिनट लगेगा। धैर्य बना के देखिएगा, ठीक है, आपके काम का होगा। तो पार्श्वनाथ की पहाड़ी क्या है? ये झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। क्या है? झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अब ऊँची कह रहे हैं तो इसकी ऊँचाई कितनी है? तो इसको मीटर में नापेंगे तो 1365 मीटर होगा, और फीट में नापेंगे तो इसकी ऊँचाई कितना हो जाएगा? तो फीट में नापने से इसकी ऊँचाई 4478 फीट हो जाएगा। इतना आपको याद हो गया? अब बात करेंगे कि ये जो है पार्श्वनाथ की पहाड़ी, इसका एक और नाम है। इसका दूसरा नाम क्या है? समेत शिखर। क्या है? समेत शिखर है। लेकिन आप सभी को पता है कि पार्श्वनाथ पहाड़ी को क्या कहा जाता है? जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैन धर्मावलंबियों के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से 20 तीर्थंकरों का जो है निर्माण प्राप्त इसी पहाड़ी में हुआ है।
और इनके जो आपके 23वें तीर्थंकर थे, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम पार्श्वनाथ था और पार्श्वनाथ के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ पहाड़ी पड़ा। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि एक जो है तीर्थंकर 10वें नंबर का, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम शीतलनाथ था। ये आपके झारखंड के चतरा के इटखोरी के रहने वाले थे। ठीक है? ये सब क्लियर तो हो ही गया। अब ये पार्श्वनाथ पहाड़ी आपका गिरिडीह जिला में है और गिरिडीह जिला बना है आपका 4 दिसंबर, 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को। ठीक है? ये हो गया आपका क्लियर। अब देवघर की बात करेंगे तो देवघर जिला बना है 1983 ईस्वी में। ठीक है? और देवघर में ही आपका क्या है? बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है। क्या है? बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है। और बैद्यनाथ धाम का जो मंदिर है, ये भगवान शिव का मंदिर है। किसका है? तो भगवान शिव का मंदिर है। और इसका निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? तो राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया है। और यह जो मंदिर है, यहाँ पर जो है प्रत्येक साल सावन में, ठीक है? प्रत्येक साल सावन में पूरे 1 महीने के लिए श्रावणी मेला लगता है। और ख़ास बात यह है कि सभी श्रद्धालु जो कि पूरे विश्व से आते हैं, एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करके आते हैं। और इस बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह जो है आपका क्या है? अंतिम संस्कार के लिए सबसे बढ़िया जगह है। ऐसा कहने के पीछे एक दंत कथा प्रचलित है कि माँ सती जो कि माँ पार्वती का एक रूप होता है, उनके हृदय का अंतिम संस्कार महादेव के द्वारा यहीं पर किया गया था। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। ठीक है? तो ये हो गया आपका देवघर। अब साहेबगंज की बात करेंगे तो साहेबगंज जिला बना है 1983 में और साहेबगंज बता दें झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ से आपका क्या है? गंगा नदी होके बहती है। साथ ही आपको बता दें कि साहेबगंज क्षेत्र में ही आपका क्या है? राजमहल की पहाड़ी है। क्या है? राजमहल की पहाड़ी। और राजमहल की पहाड़ी में जो है आपका काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी जो है आपका कपास के खेती के लिए बेहतरीन होता है। और आपको बता दें कि राजमहल के क्षेत्र को झारखंड के इतिहास में कांकजोल के भी नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा ये क्या आपका साहेबगंज का भी क्रियाक्रम हो गया। अब हम लोग गिरिडीह का देख ही चुके, रांची का बात करते हैं, फिर हम लोग क्लास खत्म करते हैं। तो रांची क्या है? वर्तमान समय में झारखंड की राजधानी है। क्या है? झारखंड की राजधानी है। लेकिन जिस समय झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था, उस समय भी आपका शीतकालीन या तो ग्रीष्मकालीन, इन दोनों में से एक समय क्या है? रांची को ही राजधानी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ये आपको याद होना चाहिए। और आपको बता दें कि रांची जो है जिला बना है 1899 ईस्वी में। रांची को क्या कहा जाता है? शहीदों का नगर कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत बहुत ही महान वीर पुरुषों ने जन्म लिया जो कि युद्ध के समय शहीद भी हो गए। साथ ही आपको बता दें कि झारखंड की शिमला भी रांची को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झारखंड का शिमला। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ का जो मौसम है कुल होता है, मज़ेदार होता है, जो कि आपको शिमला की याद दिला देता है। तो मज़ेदार और अच्छे मौसम के कारण रांची को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। साथ ही आपको बता दें कि रांची को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ वाटरफॉल्स अर्थात झरनों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो झरनों का शहर भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत आपके बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात आते हैं। जैसे आपको बता दें तो हुंडरू जलप्रपात, जो कि झारखंड का दूसरा सबसे ऊँचा जलप्रपात है, ये आपका स्वर्णरेखा नदी पर है और आपका रांची जिला में है। ठीक है? दूसरा हो जाएगा आपका क्या? तो दूसरा हो जाएगा आपका कांची नदी पर आपका दसम दल जलप्रपात। तो दसम जलप्रपात जो कि कांची नदी पर है, ये भी रांची जिला के अंतर्गत आता है। और तीसरा हो गया आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात जो कि आपका राढ़ू नदी पर है और ये भी रांची जिला के अंतर्गत आता है। और इस जोन्हा जलप्रपात को क्या कहा जाता है? आपका गौतम धारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौतम धारा भी कहा जाता है। गौतम धारा कहे जाने के पीछे एक कहानी है कि गौतम बुद्ध जो है अपनी यात्रा के दरमियान इस जलप्रपात के पास रुके थे और स्नान किए थे, इसलिए जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। तो ये था क्लास आज का आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जो कि हम बहुत ही प्यार से परोसने का या आपके सामने लाने का प्रयास किए। अगर क्लास आपको उपयोगी लगता है तो अपने छोटे भाई-बहन, बड़े भाई-बहन और दोस्तों को शेयर कीजिए। और क्लास देख के जाने से पहले एक क्लास को लाइक तो ज़रूरी है, क्योंकि लाइक से जो है हमारा जो है जोश-जुनून बढ़ता है।
और हम हर हाल में क्लास लाने को मजबूर होते हैं। साथ ही आपको मेरे क्लास के बारे में किसी प्रकार का सुझाव सलाह देना है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26। इसमें जो है आप लोग मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल नहीं कीजिएगा क्योंकि बात नहीं कर पाएँगे तो आपको भी बुरा लगेगा, हमें भी बुरा लगेगा। लेकिन मैसेज या व्हाट्सएप करते हैं तो जब कभी फुर्सत मिले हम उसका रिप्लाई 101% करेंगे। तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।